हैं टाइम्स नाउ नवभारत। रात के 11 बजने वाले खबरों में आप सबका स्वागत है और फाइनल प्राइम टाइम में आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा त्रिपाठी। चलिए बुलेटिन का सिलसिला शुरू करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबरें जो हैं वो आपको दिखाते हैं। योगी राज में उत्तर प्रदेश के अपराधियों का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। अतीक और उसका भाई पुलिस कस्टडी में है और उसके 7 सबसे बड़े सिपा सलारों में से 4 का टिकट भी कट चुका है। उत्तर प्रदेश से गुंडे माफियाओं के सफाई पर कई लोगों के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। आज आपको दिखाएंगे एनकाउंटर की पूरी इनसाइड स्टोरी, जिसे उसी जगह पर जाकर आपके लिए एक्सक्लूसिवली कवर करके लाई है टाइम्स नाउ नवभारत की टीम। और एनकाउंटर पर सवाल के बहाने विपक्ष के एंटी योगी एजेंडे की असलियत। कानपुर झांसी हाईवे, जिसमें एक तरफ है चिरगांव और दूसरी तरफ पड़ता है 20 किलोमीटर बाद झांसी, और उसके बीच में है ये परीक्षा बांध, जहां पर एसटीएफ की एक टीम इंतजार कर रही थी, जिसकी अगुवाई कर रहे थे डिप्टी एसपी विमल कुमार। उनके साथ 5 जवान और थे, जिनमें शामिल था एक कमांडो। ये टीम इंतजार कर रही थी असद अहमद और उसके गुर्गे गुलाम का, और दूसरी टीम जो चिरगांव से आ रही थी और असद का पीछा कर रही थी। चिरगांव से पीछा करती हुई एसटीएफ की एक टीम जो है वो ठीक इसी तरीके से जिस तरफ से हम इस वक्त आ रहे हैं यहां तक पहुंचती है, और यही वो मोड़ है, परीक्षा बांध का मोड़, जहां पर आकर आमने सामने दोनों टीम हो जाती है। और असद गुलाम जो कि बाइक पर भाग रहे होते हैं, वो यहां से अपना रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं और वो यहां से कच्चे रास्ते पर निकल जाते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये कच्चा रास्ता है, ये हाईवे से वो नीचे उतरते हैं कच्चे रास्ते के सहारे इस जंगल की तरफ, जहां दोनों तरफ आप देखेंगे कि कटीले पेड़ हैं। वो भागने की कोशिश करते हैं। आगे असद होता है जो बाइक चला रहा होता है और पीछे गुलाम होता है, और उसका पीछा करते हुए दोनों ही टीमें, अब एसटीएफ की जो दोनों टीमें थी वो उनका पीछा करती है और आगे की तरफ बढ़ती है, उन्हें चेस करने की कोशिश करती है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। आगे जाते हैं और पीछे से एसटीएफ की जो दूसरी टीम होती है वो आ रही होती है। दोनों ही टीमें पीछा करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। तो मनीष देखिए, 2 गाड़ी में एसटीएफ की 2 टीमें सवार थी। 2 डीएसपी रैंक के जो अधिकारी थे वो लीड कर रहे थे इस पूरे ऑपरेशन को, और पहले से कई दिनों से एसटीएफ की टीम को इस बात की जानकारी थी कि झांसी में आकर रुका हुआ है असद और उसके साथ उसका जो गुर्गा था, उसका जो सहयोगी था गुलाम, और वो कहां रुके हुए हैं इसकी पूरी जानकारी हो गई थी पुलिस को और एसटीएफ को। देखिए बिल्कुल, चूंकि परीक्षा वो इलाका है, जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था तब अतीक अहमद से जो इनपुट मिला था, जब उसे पेश किया गया था, उसके बाद इस इलाके से 3 ठेकेदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई थी। अतीक अहमद को वो उसके कारोबार में सपोर्ट किया करते थे। तो हो सकता है कि असद अहमद का झांसी में छुपने की जो मंशा रही हो वो यही रही हो, क्योंकि अतीक अहमद का नेटवर्क यहाँ पर है, वो लोग उसे सपोर्ट कर रहे होंगे। जी, और बिल्कुल जैसा कि हम दिखा रहे हैं, देखिए हम ऊपर से जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख पाएंगे कि ठीक इसी तरीके से 2 गाड़ियां एसटीएफ की आगे बढ़ रही थी और आगे आगे भाग रहा था असद और उसका सहयोगी गुलाम। लेकिन जरा बता देते हैं कि झांसी कैसे पहुंचा था असद और गुलाम। देखिए 24 तारीख को मर्डर को अंजाम दिया जाता है, उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है, प्रयागराज में हत्या की जाती है और खुलेआम दिन दहाड़े हत्या को अंजाम दिया जाता है, गोलियां बरसाई जाती हैं, बम गिराए जाते हैं और उसके बाद उमेश पाल की मौत हो जाती है। पता लगता है कि अब उमेश पाल की मौत हो चुकी है, असद को पता लग गया था, पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं, वो भागा भागा फिरता है। कहां पहुंचता है सबसे पहले मनीष? वो देखिए, इससे पहले बता दूं कि लॉन्चिंग थी, जैसे कारोबारी अपने बेटों को व्यापार में लॉन्च करते हैं, ऐसे ही एक अपराधी ने अपने बेटे को अपराध के जरिए और बड़े कांड के जरिए लॉन्च किया था जराइम की दुनिया में और 5 लाख का इनामिया बना दिया। सबसे पहले वो असद कानपुर गया, कानपुर से मेरठ पहुंचा, मेरठ से 12 दिन दिल्ली में रहा, जहां पर जीशान और जावेद ने उसकी मदद की। शाइस्ता परवीन लगातार टच में थी। शाइस्ता परवीन के कहने पर अखलाक ने, जो कि बहनोई है अतीक अहमद का, मेरठ से 50,000 रुपया असद को भिजवाया था। तो कैसे फरारी काटनी है, पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसका खास ख्याल अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन दोनों
असद कार रख रहे थे। जी बिल्कुल, और यही वजह थी कि मनीष, जब दिल्ली में शरण लेने की बात पुलिस को, एसटीएफ को पता चली तो वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई, आगे की इंफॉर्मेशन निकलती है और उसके बाद हम आपको जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं इन्हीं रास्तों से होकर देखिए दोनों ही जो बदमाश थे वो बाइक से आगे बढ़ते चले गए और पीछे से एसटीएफ की टीम पीछा करते हुए आगे बढ़ रही थी। ये दूरी जहां पर एनकाउंटर हुआ है मनीष, वहां से मेन सड़क की ये दूरी लगभग कितनी है? लगभग 1 किलोमीटर दूर है ये विद्या। और देखिए बियाबान जंगल है, आप दोनों तरफ देखेंगे, एक तरफ एश डैम है और दूसरी तरफ परीक्षा डैम है। लगभग 12:30 का समय रहा होगा, 11:30 बजे सूचना मिली, 12:30 तक एसटीएफ की टीम उसे चेस करते हुए यहां तक पहुंच गई होंगी। और बियाबान जंगल है, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो वहां पर मौजूद थे, कुछ बकरी चराने का काम कर रहे थे, कुछ परीक्षा बाद में मजदूर लगे हुए थे उस वक्त। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए ये तो जो कहावत है ना कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, असद और गुलाम के लिए दरअसल वो इस रास्ते पर आ तो गए थे, भाग तो गए थे, और मुझे लगता है क्योंकि उनको इन रास्तों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी इसीलिए वो इस रास्ते पर आ गए थे। क्योंकि ये देखिए दोनों तरफ जंगल है, एक तरफ आप बता रहे हैं कि एक डैम है और दूसरी तरफ जो यहाँ परीक्षा डैम है उसका पानी बहता है। अगर वो इधर गिरते तो मर जाते, अगर वो इधर जाते, जंगलों में जाते तो पकड़े जाते और मर सकते थे गिरकर, क्योंकि इधर भी खाई है, इधर भी पानी है। यही वजह है कि वो सीधे भागते चले गए और तब तक वो भागते रहे मनीष, जब तक उनकी बाइक फिसल नहीं जाती है, वो गिर नहीं जाते हैं। देखिए बिल्कुल, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई और पीछे एसटीएफ। बचने का कोई रास्ता नहीं था, सोचा नहीं था कि दोपहर की सैर पर जो निकले हैं असद अहमद अपने गुर्गे गुलाम के साथ वो आखिरी सैर होने वाली है, क्योंकि एसटीएफ उसे छोड़ेगी नहीं, ऐसा अंदाजा न तो अतीक को रहा होगा, न अशरफ उसके चचा को रहा होगा और न खुद असद अहमद को रहा होगा। विद्या बिल्कुल, देखिए हम आपको जरा तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आप देखेंगे पावर प्लांट है, बिल्कुल इसके पास में लगभग 500 से 700 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये पावर प्लांट है, तो दूसरी तरफ डैम है और इस बीच में, इस बियाबान जंगल के बीच में और बिल्कुल खाली पड़ी इस जमीन के खंडर के बीच में कहें कि ये दोनों आकर फंस जाते हैं। एसटीएफ की टीम पहले से ही घात लगाकर बैठी हुई थी, एसटीएफ की टीम को जानकारी थी पहले से कि ये दोनों यहां रुके हुए हैं और ये यहां से भागने की कोशिश करेंगे, और यही वजह थी कि उन्होंने पहले ही उस रास्ते को ब्लॉक किया, जिस रास्ते से हम आ रहे हैं उस रास्ते को एसटीएफ की टीम ने ब्लॉक कर दिया था। उन्हें पता था कि वो इस तरफ भागने की कोशिश करेंगे और यहां उनको चेस करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, और ये और खास हो जाता है कि असद अहमद आखिर झांसी में कर क्या रहा था, उसकी मौजूदगी झांसी में क्यों थी। ऐसी झांसी जहां से होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरता है, जहां से होकर अतीक अहमद का काफिला साबरमती जेल से जो पुलिस टीम लेकर पहुंची थी वो उसे लेकर यहां से पहुंच रही थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प इस वजह से और हो जाता है क्योंकि पुलिस टीम ने शक जाहिर किया है कि क्या कोई एम्बुश की योजना थी, अतीक अहमद के काफिले पर क्या कोई हमला किया जाना था। अतीक अहमद के दिमाग में कुछ और चल रहा था जिसे वो असद के जरिए इंप्लीमेंट करा रहा था। जी, और इस बीच होता क्या है जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए ये भागम भाग चल रही है, आगे बाइक पर असद और गुलाम भाग रहे हैं और पीछे गाड़ी, 2 गाड़ियों में सवार एसटीएफ के जवान चल रहे हैं जो लगातार पीछा कर रहे थे, जो लगातार चेस करने की कोशिश कर रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, असद को सरेंडर कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन असद मान नहीं रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो एक बार हत्थे चढ़ गया तो वो फिर जेल में सड़ जाएगा, उसका बचना मुश्किल हो जाएगा, और उसे पता था कि जो गुनाह किया है उसने, उसके लिए उसे उम्र कैद तक की सजा अपने पिता की तरह हो सकती है। देखिए बिल्कुल विद्या, सामने कोई रास्ता नहीं था, पीछे एसटीएफ थी और आगे ये कच्ची सड़क। असद की समझ में आ गया था कि अब वो बचेगा नहीं। मंजर आप समझिए कितनी रफ्तार रही होगी उस बाइक की, और एसटीएफ की टीम भी उसी रफ्तार से उसका पीछा कर रही थी। 1 किलोमीटर के सफर को तय करने में महज, चूंकि कच्चा रास्ता है, गड्ढे बहुत है, विद्या 10 से 15 मिनट का समय लगा होगा। बिल्कुल, और देखिए मनीष, एक बात और बड़े कमाल की बात है कि जरा ये सोचिए कि जो असद मारता है एक व्यक्ति को, उमेश पाल की हत्या करता है, उसकी साजिश रचता है, अंजाम तक पहुंचाता है उस साजिश को, वो भागता हुआ झांसी क्यों पहुंचता है? एक वजह तो आपने बताई और पुलिस ने भी बताया है कि क्योंकि वो चाहता था कि यहां से जब अतीक का काफिला जाए तो उस पर अटैक किया जा सके और अतीक को छुड़ाया जा सके। लेकिन दूसरी एक और बड़ी वजह है, वो वजह यह है कि देखिए धौलपुर यानी कि राजस्थान, यहां आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश
एक इलाका ऐसा है जहां तीनों प्रदेश के बॉर्डर लगते हैं और पुलिस को चकमा देना यहां बहुत आसान है। और यह आज की बात नहीं है, बहुत लंबे अरसे से, दशकों से जो बदमाश गुंडे माफिया हैं वो इस इलाके में आकर ठहरते हैं, क्योंकि 3 राज्यों की पुलिस को चकमा देना इस इलाके में बहुत आसान हो जाता है। एसटीएफ की टीम पीछा करते हुए यहां तक पहुंच जाती है। एसटीएफ की जो टीमें होती है वो यहां पर रुकती है और अब यहां देखिए, हम आपको वहां लेकर चलते हैं जहां पर दोनों ढेर हुए थे, असद और गुलाम जहां पर ढेर हुए थे। यहीं से उनकी बाइक नीचे जाती है फिसलती हुई और बाइक गिरती है और उसके साथ ही साथ दोनों जो सवार इस पर बदमाश होते हैं यानी कि असद और गुलाम, वो भी यहीं पर फिसलकर गिर जाते हैं। लेकिन मनीष, इतने से वो मानते नहीं हैं। दरअसल जब उन्हें लगता है कि अब वो गिर चुके हैं तो अपनी जेब से वो महंगी पिस्टल निकालते हैं जो विदेशी पिस्टल है और उसके बाद ये आड़ लेते हैं। इस मिट्टी की आड़ से वो फायर करते हैं, यहां से वो निशाना लगाते हैं। देखिए यहां आप दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एसटीएफ की टीम सामने खड़ी थी, 12 एसटीएफ के जवान सामने खड़े थे, 2 बड़े अधिकारी, 2 इंस्पेक्टर रिंग के जो अधिकारी थे वो खड़े थे और इसके अलावा जो टीम के हिस्सा थे बाकी जवान वो खड़े थे। यहां से दोनों ही फायर करने लगते हैं। 41 राउंड फायरिंग होती है मनीष और उसके बाद ये पता चलता है कि दोनों ढेर हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल विद्या, वहां से फायरिंग हो रही थी और यहां पर एसटीएफ के जवान खड़े थे। जैसे ये खड़े हैं डीएसपी विमल कुमार और नवेंदु यहां खड़े थे, जो जानकारी उन्होंने दी। नवेंदु यहां खड़े थे और यहां से लगातार फायरिंग कर रहे थे, हालांकि खुद को बचा भी रहे थे। जान का जोखिम था। पहले 2 फायर नवेंदु ने किए जो डिप्टी एसपी, उसके बाद विमल जो दूसरे डिप्टी एसपी उन्होंने फायर किया। उसके बाद कुल मिलाकर 9 फायर हुए जो उनकी टीम ने किए और जब गोलियां चलना शांत हुई तब एसटीएफ के जवान यहां पर नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि असद और गुलाम करहा रहे थे। बिल्कुल, बाइक इस तरीके से पड़ी हुई थी यहां पर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बाइक पड़ी हुई है और यहां पर सफेद पठानी कुर्ते में पड़ा हुआ था अतीक के 3रे नंबर का बेटा, जिसका नाम असद है, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने उमेश पाल की हत्या की है। गोली चलाई थी जिसके ऊपर आरोप था कि उसने बमबाजी की थी, उसको यहां पर ढेर कर दिया गया है। अभी अगर हम आपको दिखाएं तो यहां पर देखिए एक रेड स्पॉट आपको दिखेगा, ये खून का धब्बा है और यही क्योंकि वो गिरा था और उसके सीने में गोली लगी थी। ये देखिए पत्थर पर भी आप खून के निशान देख सकते हैं और ठीक इसके बगल में गिरा था उसका गुर्गा, उसका सहयोगी। मनीष, गुलाम और असद दोनों गिरे हुए थे लेकिन उनके साथ असला भी मौजूद थे। बुलडॉग, ब्रिटेन की बनी हुई बुलडॉग पिस्टल जो असद के पास से बरामद हुई है और दूसरी वॉल्थर पिस्टल जिसे गुलाम लिए हुए था। इसके अलावा एक देसी पिस्टल भी बरामद हुई है। तो पूरी तैयारी के साथ असला लेकर असद सैर सपाटे पर निकला था। ये असला आए कहां से थे विद्या, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अतीक ने जो बयान दिया है विवेचक को, उसमें कहा है कि वो हथियार पाकिस्तान से सप्लाई करता है। ड्रोन के जरिए हथियार आते हैं पाकिस्तान से, पंजाब पहले हथियार पहुंचते हैं जहां से उसे हासिल होते हैं। तो अपने आप में बड़ा एक खुलासा अतीक अहमद ने किया है विद्या। बिल्कुल, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जा रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी विवेचना चल रही है, जांच चल रही है और जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिलती है तो अतीक को वहां पर ले जाया जा सकता है, इसकी भी जानकारी है मनीष। और देखिए अतीक इस वक्त जो गम में है, शोक में है, क्योंकि एक बेटे की उसकी मौत हो चुकी है, एनकाउंटर में वो मारा जा चुका है, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल, और दूसरी तरफ सवाल भले ही विपक्ष की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो ये लोकेशन है दरअसल इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको दिखाना भी चाहते हैं और बताना चाहते हैं। ये देखिए यहां पीछे आप देखेंगे तो ये कांटों के पेड़ हैं यहां पर, यानी कि जंगल है, झाड़ है। इसके अंदर जाने का मतलब है कि मौत को खुलेआम आप चुनौती दे रहे हैं और मौत के मुंह में आप जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह पर आकर अतीक का बेटा और उसका गुर्गा यानी कि असद और गुलाम फंस गए थे जहां से वो बच नहीं सकते थे, भाग नहीं सकते थे और इसीलिए यह अंतिम पड़ाव बन जाता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या करने के लिए जिस क्रेटा कार में बैठकर असद आया था उस क्रेटा कार की तलाश टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने कर ली। देखिए संवाददाता विनोद मिश्रा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कल रात से इंटेरोगेशन चल रहा है उनका और लगातार इस दौरान कई खुलासे आए हैं। कई बार अतीक जो है इमोशनल हुआ है, कई बार वो रोया है, कई बार अधिकारियों के सवालों के जवाब दिए हैं और कई बार उन्हें धमकाने की कोशिश भी की है कि बदला भी ले सकता है बाहर निकलने पर। लेकिन इसी थाने के बाहर 2 गाड़ी आपको दिखाते हैं। एक ये गाड़ी है
उमेश पाल की, जिसमें इस शूटआउट को अंजाम दिया गया था। उमेश पाल पर जब हत्या गोलियां चली थी तो इसी कार से आए थे। ये कार भी डूमरगंज थाने के बाहर ही आपको खड़ी दिखाई देगी। इस पर आपको ये गोलियों के निशान जो है वो दिखाई देंगे। जो गोलियां चलाई गई थी, असद और बाकी शूटर्स ने जो गोलियां चलाई थी, ये निशान इस पे गाड़ी पे है। चारों तरफ से गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे। पीछे की तरफ देखिए, इतने बड़े जिस गोलियां चलाई गई थी, ये निशान है। सामने जो है ये दूसरी क्रेटा कार है। आपको तस्वीरें याद होगी, इसी क्रेटा कार से असद उतरा था और उसने ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो चलाई थी उमेश पाल पर। ये वो कार, दोनों कार को यहाँ पर रखा गया है और ये एक बड़ा अहम सबूत माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन गाड़ियों पे जो गोलियों के निशान है और जो कारतूस में इसमें गोलियों मिले थे इन कार से, उनकी भी मिलान कराई जाएगी। फोरेंसिक जांच के बाद जो एविडेंसेस हैं उसको कोलैबोरेट किया जाएगा। जो बयान अतीक अहमद देगा, जो बयान अशरफ देगा और जो एविडेंसेस मिलेंगे उनको कोलैबोरेट करके इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी। अभी तक कोई पुख्ता एविडेंस नहीं मिला है। अभी तक सिर्फ बयानों पे जो है उसको पुलिस वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही जो उन्होंने उनके निशानदेही पर कुछ बड़ी बरामदगी भी हो सकती है, जिसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पुलिस पेश करना चाहती है। सबसे बड़ा कि जो असलहे इस्तेमाल किए गए थे, क्या वो असलहे वही है, वो उनकी बरामदगी भी बहुत ज़रूरी है।